नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें बीपी जोगदंड एडीजी महिला बाल सुरक्षा संगठन, आरके स्वर्णकार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं और राजीव कृष्णा एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन बनाए गए हैं और मोहित अग्रवाल एडीजी यूपी एटीएस बनाए गए हैं। नवीन अरोड़ा एडीजी तकनीकी सेवाएं बनाए गए हैं और बीडी पॉल्सन एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा बनाए गए हैं। संजीव गुप्ता सचिव गृह विभाग बनाए गए हैं। ये उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कई दिनों में कई तबादले कई अधिकारियों के हुए हैं और एक बार फिर 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो संजीव गुप्ता सचिव गृह विभाग बनाए गए हैं और एलआर कुमार डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए। तो नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे संवाददाता। नीलेश, ये तबादले अधिकारियों के रूटीन है या इनके पीछे कोई और वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एडीजी रैंक के सभी 9 अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की अगर हम बात करें तो समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अधिकारियों का स्थानांतरण होता है, ताकि विभाग की जो पारदर्शी वाली नीति है उसको बरकरार रखा जाए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था कायम की जा सके और जनता को बेहतर जो है सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उसी के तहत ये 9 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें अगर हम यूपी एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा की बात करें तो उनको एडीजी सतर्कता अधिष्ठान बनाया गया है। मोहित अग्रवाल को पुलिस कमिश्नर कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। एलआर पार्सन को कानून व्यवस्था का एडीजी बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम अन्य जो एडीजी लेवल के अधिकारी हैं, जिसमें यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल विपक्ष और सरकार के मंत्री भी उठा रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त होना चाहिए। उसको देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है और उसके भी एडीजी का स्थानांतरण किया गया है। उसके अलावा अनुपम कुल श्रेष्ठ को आगरा जोन का एडीजी बनाया गया है। राजीव कृष्णा का भी तबादला किया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि समय समय पर जो शासन की नीति है उसके अनुरूप जो है अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं। उसी के तहत इन अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में बेहतर परिणाम जो है लाने के लिए अधिकारी अलग अलग विभागों में जाकर विभागों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकें। ठीक है नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो 9 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और गृह विभाग के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा कि तानाशाही का एक और फरमान। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार पत्रकारों को सत्ता गुणगान के लिए कह रही है, यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और पत्रकार की खबर से शासन की छवि धूमिल होने पर कठोर निर्देश दिए हैं। शासन की छवि धूमिल होने पर कठोर निर्देश जारी हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। और सारी मीडिया सत्ता पर काबिज हुक्मरानों के साथ आ जाए, नहीं तो तानाशाह सरकार की तानाशाही को झेलना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। नीलेश इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। नीलेश, ये किस संदर्भ में कहा गया? चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उस पर हमलावर रही है। आम आदमी पार्टी ने गृह विभाग के द्वारा जो एक जारी आदेश है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मीडिया में और प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर वो खबरें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और निराधार खबरें प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे में उन संस्थानों को नोटिस जारी किया जाएगा और जरूरी होगा तो आगे की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी लेटर को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने सरकार और शासन प्रशासन को घेरने का काम किया है कि अगर आप पत्रकार अगर शासन के मंशा के अनुरूप जो है खबरें नहीं दिखाते हैं और शासन का गुणगान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर भी कार्रवाइयां होंगी। इस तरीके का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और शासन पर बड़ा हमला बोला है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर पत्रकार सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार वाली या विभाग के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार वाली खबर दिखाता है, तो ऐसे में चुनाव का समय नजदीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को किनारे रखना चाहती है। इस लिहाज से ये पत्र जारी किया गया है, ताकि पत्रकार जो है निष्पक्ष होकर जो खबरें हैं वो जनता तक ना पहुंचा सके। अगर खबरें पहुंचाई जाती हैं तो ऐसे में पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जो तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसे में चौथे स्तंभ को पूर्ण आजादी के साथ उनको अपनी खबरें लिखने का पूरा अधिकार है। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी ने
उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है। साथ ही साथ तमाम आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो हुक्मरान हैं, अगर उनके अनुरूप मीडिया संस्थान या पत्रकार अपनी खबरों को नहीं दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तानाशाही का शिकार पत्रकार और मीडिया संस्थानों को भी होना पड़ेगा। इन तमाम आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाए हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी यहां पे सरकार को घेरती नजर आई और तानाशाह रवैया अपनाने की बात की। शासन की छवि धूमिल होने पर कठोर निर्देश जारी हुए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया और सारी मीडिया सत्ता पर काबिज हुक्मरानों के साथ आ जाए, ये कहा जा रहा है, और नहीं तो तानाशाह सरकार की तानाशाही को झेलना पड़ेगा। और अगली खबर आगरा से है, जहां मंडल आयुक्त रितु माहेश्वरी पहुंची सदर तहसील और यहां संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं को सुना। उन्होंने संपूर्ण समाधान में कई समस्याओं का समाधान भी किया और कई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। फरियादी पहले की समस्याओं के निस्तारण से संतुष्ट नहीं थे, पहले जो कार्रवाई की गई थी, और उन समस्याओं का जांच कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन काटने के भी निर्देश रितु माहेश्वरी ने दिए। काफ़ी विभागों की शिकायतें, राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम इत्यादि से रिलेटेड कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ शिकायतें आज ही मौके पर टीम भेज के निस्तारित कराई जा रही हैं। कुछ पुरानी शिकायतें भी वेरीफाई की गई जिसमें निस्तारण सही नहीं पाया गया, उसमें पुनः निस्तारण और जिसने गलत रिपोर्ट दी है उसकी जिम्मेदारी निर्धारण के भी आदेश दिए गए हैं। कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे, उनका भी वेतन काटने के निर्देश दिए गए। जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि लंबे समय से संचालित है, लेकिन जो निस्तारण हो रहा है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं पाया गया कुछ शिकायतों में। तो कुछ तो रितु माहेश्वरी यहां पहुंची और लोगों की समस्याओं को सुना। सदर तहसील वो पहुंची और संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं को सुन के संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। और कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, संपूर्ण समाधान दिवस में किस तरह की शिकायतें ज्यादा रितु माहेश्वरी के सामने आई और कैसा, चूंकि वो लगातार जन सुनवाई को लेके एक्टिव रही हैं, अब यहाँ पे भी वो लोगों के बीच दिखाई दी? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, संपूर्ण समाधान दिवस पर आज रितु माहेश्वरी आज तहसील सदर में पहुंची थी। उनके सामने कई समस्याएं सामने आई। सबसे ज्यादा जो समस्याएं नगर निगम की आई, नगर निगम के साथ साथ शिक्षा विभाग की बात करें और एडीए की बात करें, तो तमाम ऐसे विभाग की समस्याएं उनकी आई और उनमें से कई समस्याओं का आज निस्तारण भी हुआ। उनका कहना था कि कई समस्याएं ऐसी थी जो काफी लंबे समय से जो लोग वहां पर आ रहे थे, उनसे समस्याओं को द्वारा से जांच कराकर कड़े निर्देश दिए गए हैं और जो अधिकारी अनुपस्थित थे उन्हें उनके वेतन काटने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने आगरा में चार्ज संभाला है, जब से आगरा शहर की स्थिति बिल्कुल सुधरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले दिन ही जिन्होंने जब आगरा के नगर निगम का निरीक्षण किया तो आगरा के नगर निगम में 50 लाख रुपए का जुर्माना किया। उसके अलावा जैसे उन्होंने एडीए का निरीक्षण किया तो एडीए में भी हड़कंप मच गया, औचक निरीक्षण किया, जूता प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उसके बाद जलकल विभाग के लेकर भी उन्होंने बैठक की। जलकल विभाग के द्वारा और नगर निगम और एडीए के तमाम विभाग जो सड़क बनाते हैं, खुदी हुई सड़क पड़ी हुई है सड़कों की शहर की, उन सड़कों को लेकर भी उन्होंने जो संबंधित ठेकेदार और फर्म को ब्लैक लिस्टेड करा और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो तमाम इस प्रकार की कार्रवाई होती दिखाई देती है। उनका कहना है कि जिस प्रकार जो शहर के में जिस उद्देश्य से मैं आई हूँ, उस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है। सरकार की मंशा के अनुरूप जो कार्य करने के कड़े निर्देश दिए हैं और जिस प्रकार मंडलायुक्त ने बिल्कुल एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर से शहर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया कृष्ण इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में छापा मारा और हॉस्टल के कमरे से 2 तमंचे और भारी मात्रा में बम बरामद हुए हैं। मौके से आरोपी फरार हो गए, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पहले 2 छात्रों के गुटों में मारपीट हुई थी और मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से सदाकत अली गिरफ्तार हुआ था।
तो यहां हॉस्टल में छापेमारी के दौरान 2 तमंचे भी मिले। तो प्रयागराज से खबर, जहां पुलिस ने मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में छापा मारा। और विकास हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, इस हॉस्टल में छापेमारी हुई, क्या कुछ बरामद हुआ यहाँ पे? देखिए, साफ तौर पर प्रयागराज के जो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है, इसके पहले भी चर्चाओं में रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में जहां से गिरफ्तारी, जो सदाकत नाम का शख्स था, जो पहला शख्स था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और यहाँ पर ही बताया जाता है कि वो उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा गया था। तो ऐसे में एक बार फिर से या सुर्खियों में है, कल देर रात छापा मारा गया और छापे के दौरान कमरे से लगभग 2 तमंचा व भारी मात्रा में बम मिला है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, पुलिस तलाश कर रही है। और इसके बाद जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व में भी 2 छात्रों के गुटों में यहाँ पर मारपीट हुई थी, जिसके कारण यह रेड मारी गई है। तो साफ तौर पर प्रशासन की ओर से बीच बीच में कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से देर रात या छापेमारी हुई है, उसके बाद सवाल जरूर है कि जो छात्र फरार हो चुके हैं और इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर अवैध हथियार, अवैध असलहे क्या कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो हॉस्टल के कमरे से 2 तमंचे और भारी मात्रा में बम बरामद हुए हैं। मौके से आरोपी फरार हो गए, पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो पहले 2 छात्रों के गुटों में मारपीट हुई थी और मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से सदाकत अली गिरफ्तार हुआ था। और खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्षों के पद खत्म होंगे। बृजलाल खाबरी के कार्यकाल में बनाए गए थे कई प्रांतीय अध्यक्ष और अब नए अध्यक्ष के साथ पुरानी व्यवस्था लौटेगी। प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव काम करेंगे और 24 अगस्त को लखनऊ में कामकाज संभाल सकते हैं अजय राय। क्योंकि नए अध्यक्ष वो बनाए गए हैं और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने कुछ बड़े ऐलान भी कर दिए। इस बात का जिक्र भी कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका काशी से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कांग्रेस में की जा रही है। बृजलाल खाबरी के कार्यकाल में कुछ बदलाव किए गए थे, अब नए अध्यक्ष के साथ पुरानी व्यवस्था लौटेगी। तो प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव काम करेंगे। 24 अगस्त को लखनऊ में कामकाज संभाल सकते हैं अजय राय। तो यूपी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्षों के पद जो हैं वो खत्म होंगे। संदीप मिश्रा इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, यूपी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्षों के पद खत्म होंगे, यानी नया अध्यक्ष नए तरीके से काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया है, बृजलाल खाबरी को, अब उसके बाद नई प्रणाली लागू होगी पूरी तरीके से। नया संगठन बनेगा, नए संगठन के हिसाब से काम होगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए, यानी कि ये भी कहा जाता है कि अगर केंद्र की अगर बात करें रास्ते होते हैं वो यूपी से होकर के निकलते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल केंद्र से रास्ते जाने हैं वो यूपी से होकर जाने, उसको लेकर की जो रणनीति है वो बनाई जा रही। साथ है कि नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आने के बाद संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ संगठन को मजबूत करके कैसे किरदार बदले जाएंगे, यानी कि जो 6 प्रांत होगा, इसके साथ ही साथ में कई ऐसी चीजें होंगी जिनको जो है जोड़ा जाएगा, जिन्हें लाया जाएगा मौके पे और उन्हें मौके पे ला करके उनसे के साथ में रणनीति आगे बढ़ाने का काम करेंगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी नए सिरे से पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में खुद को एस्टेब्लिश करती हुई नजर आएगी। साथ में नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करेगी, ये सबसे बड़ा विषय होगा। यानी कि साथ आने वाले समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार विचार मंथन कर रही है। उसी मंथन को हिसाब से अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हुए हैं उन बदलाव से साफ स्पष्ट होता है कि प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती हैं या कह लें कि राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो उस तरीके से कैसी रणनीति होंगी, उन रणनीतियों के तहत जो है कांग्रेस पार्टी काम करने का विचार करेगी। और संदीप, चूंकि अजय राय को यहाँ पे लाना, चूंकि पूर्वांचल में क्या कांग्रेस की कोशिश है कि यहाँ पे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए, जो जमीन है सियासी उसको तलाशा जाए, रणनीति क्या हो सकती है अजय राय को एक तो अध्यक्ष बनाने का, दूसरा अब ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये माने कि 24 को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से गंभीर है?
देखिए बिल्कुल एक निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी एक ब्राह्मण को उतारना चाह रही थी, यानी कि भूमियार ब्राह्मण को अपने साथ में ला करके ये साबित करना चाहती है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों को लेकर के भी काम कर रही है। यानी कि भूमियार ब्राह्मण को अगर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है तो एक तो भूमियार वोट बैंक उनकी तरफ रहेगा, इसके साथ ही साथ में कोई ब्राह्मणों को कोई बड़ा चेहरा नहीं मिल रहा था। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश की कमान जो है भूमियार ब्राह्मण के हाथ में है, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण वर्ग भी उनकी तरफ आएगा। तो ये माना जा रहा है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है आगे नेतृत्व करने वाली है, किस तरीके से कुछ नए संगठन में कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी। अगर ब्रजलाल खाबरी की अगर बात करते हैं तो ब्रजलाल खाबरी को केंद्र में कोई न कोई बड़ा पद देने के इरादे से है, और वो भी माना जा रहा है कि उन्हें भी कोई बड़ा पद जो कि दे करके उन्हें संतुष्ट रखा जाएगा। यानी कि जो दलित वर्ग है उसको भी नाराज कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, उनको भी कहीं ना कहीं पद दे करके ये साबित करेगी कि कांग्रेस पार्टी कैसे आगे मंथन कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पूरी तरह से अब एक्टिव है और कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। नए अध्यक्ष बनाए गए, वो नए तरीके से संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। और खबर बाराबंकी से है, जहां 15 अगस्त को छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए और विशेष समुदाय के छात्रों ने लगाए या हुसैन के नारे। नारा लगाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जागृत इंटर कॉलेज का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने नारा लगाने को देशद्रोह बता दिया। जय श्री राम या हुसैन का नारा देशद्रोह की श्रेणी में है, प्रधानाचार्य ने कहा। और प्रभात फेरी में शामिल कुछ छात्रों ने धार्मिक नारेबाजी की थी। नारा लगाने वाले छात्रों के अभिभावकों को पत्र जारी किया गया और नारा लगाने वाले छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इसमें सत्यता ये है कि प्रभात फेरी बच्चों के द्वारा निकाली गई है, 8:30 बजे निकाली गई और विद्यालय में 2250 बच्चों की छात्र संख्या है। छात्र संख्या की बहुत अत्यधिकता है। लड़कियों की रैली निकाल करके चली आई, लड़कों की भी रैली आ रही थी। एक दो उसमें कुछ ऐसे तत्व, ऐसे बच्चे जो नादान हैं, जिनको अभी इस चीज़ का नहीं ध्यान ज्ञान है, उनके द्वारा आगे कुछ बच्चे जय श्री राम का नारा लगा दिए, कुछ 2-4 बच्चे पीछे या हुसैन का नारा लगा दिए। लेकिन उनके भीतर कोई इस भावना से कि देश के उससे जो है ये उनकी अबोधता है। और ऐसे क्रियाकलापों के लिए विद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं को, जो छात्र उसमें चिन्हित किए गए, उनके नाम पृथक कर दिए गए हैं। उनके गार्जियन को नोटिस दे दी गई है बुला करके, और उनको इस गतिविधि की सूचना भी दे दी गई है और विद्यालय से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये चूँकि एक ऐसा माहौल था कि भाई जहाँ सब सारे बच्चे जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देशद्रोही नहीं, वो सांप्रदायिकता के अंतर्गत श्रेणी में आता है। देशद्रोह के श्रेणी में नहीं है, सांप्रदायिकता श्रेणी में है। यह यदि कहीं है तो उसको सुधार कर दिया गया है। यदि किसी छात्र के पास पहुंच गया है तो सुधार करके उसे पुनः दे दिया गया है। देशद्रोह के रूप में इसको नहीं लिया गया है, सांप्रदायिक नारे के रूप में लिया गया है। 15 अगस्त को ये हुआ था कि जैसे कोई यालिया हुसैन कर रहे थे, तब इधर से कहाँ स्कूल में कर रहे थे? नहीं, बाहर रोड पे प्रभात फेरी कर रहे थे। हाँ, जब रैली में कर रहे थे तो उधर से जब यालिया हुसैन कर रहे थे तभी इधर से नहीं हम लोग जय श्री राम बोले, तो उधर से प्रिंसिपल कह रहे कि देशद्रोही में लगा दिए हमें जय श्री राम बोलने से। अच्छा, तो कितने बच्चों का नाम काटा है? तकरीबन 12-13 लोगों का नाम काटे। तो सबकी टीसी पे क्या लिखा गया है? टीसी पे लिखा क्या गया? टीसी पे साइन नहीं किया अपना, वो बाकी अलग से पर्चा लिख के दिए देशद्रोह वाला। आपके पाल्य द्वारा सांप्रदायिक वीडियो बनाकर वायरल किए जाने के संबंध में आपके पाल्य ज्ञानू सिंह श्री गणेश बका सिंह निवासी ग्राम सूरजगंज, तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी में 15 अगस्त 2023 को विद्यालय से निकाली गई प्रभात फेरी में सांप्रदायिक नारों का वीडियो बनाकर वायरल किया है, जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अतः आपके पाल्य के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप जय श्री राम का नारा लगा, ये गुनाह है? जी। अरे जय श्री राम बोले रहा का कहता था ना, वो वीडियो वायरल की ना, वो है कहते नाम काट दिए।
आप स्कूल नहीं गए प्रिंसिपल से बात करें कि जी स्कूल गे रहा प्रिंसिपल से माफ़ी भी मांगा कि बाप भी नहीं है और उसका ज़िंदगी न बर्बाद करो, फिर भी हमको भी भगा दी, लड़कों को भगा दी, क्या बताएं कहीं नाम नहीं अब निकाल दी। और हमारे संवाददाता भोलानाथ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। भोलानाथ, इस विवाद की सच्चाई क्या है? देखिए, इसको बता दें बहुत हालात सूरतगंज स्थित जागृति इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पे 15 अगस्त को स्कूल के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई थी। प्रभात फेरी के दौरान स्कूल के कुछ छात्रों ने या हुसैन के नारे लगाए, उसी के दौरान कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की जब पड़ताल की गई तो इसको लेकर वहां के जो प्रधानाध्यापक है डॉक्टर रमेश चंद्र ओझा, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि किसी के छात्र के टीसी पर या फिर कोई भी जो अभिभावकों को लेटर जारी किया गया है उस पर देश। चलिए, बहुत शुक्रिया भोलानाथ इस तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।